कि कल बताया था अपन ने संसद की दूसरा जो अंग था राज्यसभा के बारे में बताया गया था। उसके बाद में आपको बताया जा रहा है कि संसद की शक्तियां व कार्य बताया था आपको, जिसमें आपको पहला कार्य बताया गया था कि वित्तीय शक्तियां, कि वित्तीय संसद का प्रमुख कार्य कानून का निर्माण करना, और कानून का निर्माण करने के लिए देश के विभिन्न मतों व सूचियों को अलग अलग विभागों में बांटा गया है, जिसमें आपको बताया गया था पहली थी संघ सूची, दूसरी थी राज्य सूची और तीसरी थी समवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय रखे गए थे। कल बताया गया था आपको कि संघ सूची में 100 विषय रखे गए थे, जिन पर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसका था? केंद्र सरकार का था। उसके बाद थे राज्य सूची। राज्य सूची में सिर्फ केंद्र सरकार का न होकर राज्य सरकार का अधिकारी होता है। किसका होता है? राज्य सरकार का अधिकारी होता है, जिसमें 61 विषय बताए गए थे आपको। उसके बाद में है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं और उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका बताया गया था? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का होता है। लेकिन किसी परिस्थिति में दोनों में यदि कोई वाद विवाद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सिर्फ समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? केंद्र सरकार का ही होगा। अब अपन लेंगे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन का वर्णन किया गया है। क्या आपको कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि संविधान में संशोधन बहुत बार आता है क्वेश्चन कि संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? कि संविधान में संशोधन अपने अनुच्छेद 368 के तहत होता है। कितने के तहत होता है? अनुच्छेद 368 के तहत होता है। कि इस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को ही प्राप्त है। कि संविधान में संशोधन की जो शक्ति है वो किसको प्राप्त है? संसद को ही प्राप्त है। इसलिए आधार पर इसको सामान्यतः अपन 2 स्तरों पर इसमें संशोधन कर सकते हैं। 2 आधार पर कर सकते हैं। पहला है सामान्य परिस्थिति में संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन किया जाता है। कि संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत के आधार पर ही संविधान में संशोधन होगा, अन्यथा नहीं होगा। दूसरा जो प्रक्रिया बताई गई थी कि विशेष परिस्थितियों में संशोधन किस प्रकार से होता है? कि संविधान के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, तभी संविधान में संशोधन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इस प्रकार से देखिए कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो आपको बताई गई है किसके द्वारा होती है? 368 के द्वारा। कई बार ये पूछा जाता है कि संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 368 के तहत। अब संविधान में संशोधन की शक्ति किसको प्राप्त है? सिर्फ संसद को ही प्राप्त है। संविधान में संशोधन की शक्ति किसको प्राप्त है? सिर्फ संसद को ही प्राप्त है। सामान्य परिस्थितियों में इसकी 2 परिस्थितियां होती है संविधान में संशोधन करने की। कितनी परिस्थिति है? 2। पहली परिस्थिति है कि सामान्य परिस्थिति में संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत के आधार पर ही संशोधन किया जाएगा, अन्यथा नहीं। दूसरी परिस्थिति यानी विशेष परिस्थिति में संविधान के लिए संसद के दोनों सदनों उसके साथ दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों के 2/3 बहुमत के आधार पर ही संविधान में संशोधन किया जाएगा, अन्यथा नहीं। उसके बाद में वित्तीय शक्तियां। क्या है? वित्तीय शक्तियां। कि संसद की दूसरी शक्ति का कार्य वित्तीय शक्तियां। कि वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और लोकसभा जब इसको पारित कर दे, लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित हो जाए या स्वीकृत हो जाए, उसके बाद में इसको अपन राज्यसभा में प्रस्तुत करेंगे। कहां प्रस्तुत करेंगे? राज्यसभा में प्रस्तुत करेंगे। राज्यसभा को उसमें प्रस्तुत करने के लिए 14 दिन का समय देते हैं अपन। कितना देते हैं? 14 दिन का समय। 14 दिन तक विचार विमर्श करके
उसको राष्ट्रपति तक पहुंचाएगी, यानी राज्यसभा में जो वो प्रस्तुत हो जाएगा, स्वीकृत राज्यसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए, उसके बाद में उसको राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजते हैं। और राष्ट्रपति जब अपने हस्ताक्षर करता है उसके बाद ही उसको स्वीकृत माना जाता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बाद में वित्तीय शक्तियां लेंगे अपन, जो आपको बताई गई थी कि वित्तीय शक्तियां सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। कहाँ प्रस्तुत की जाती हैं? लोकसभा में। उसके बाद में लोकसभा में जब वित्तीय विधेयक या संसद पास हो जाए उसके बाद में उसको राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और राज्यसभा को उसके लिए 14 दिन का समय दिया जाता है। 14 दिन में वो अपने उसमें विचार विमर्श करके या तो उसको पारित करे या बिना पारित के भी वापस उसको लोकसभा के पास भेज सकता है। लोकसभा उसको उसके ऊपर फेरबदल कर सकती है और नहीं भी करते उसको वापस भेज सकती है। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा में पारित होने के बाद में उसके पश्चात उसको लोकसभा में जाता है, और राज्यपाल द्वारा प्रस्तावित विचारों को मानना न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। उसके बाद में है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कि भारत में ये व्यवस्था है कि जिसमें मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कि भारत में ये प्रावधान किया गया, ये व्यवस्था की गई कि जितने भी मंत्री हैं लोकसभा में वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न व पूरक प्रश्न, निंदा प्रस्ताव है, काम रोको प्रस्ताव है पर कार्यपालिका नियंत्रण रखती है कि ये प्रश्न उसके प्रति कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन कार्यपालिका संबंधी शक्ति भी आपको बताई गई है। उसके बाद में कि विविध शक्तियां, कौन सी शक्तियां हैं? विविध शक्तियां। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिनको लोकसभा सदस्य राज्यसभा के सदस्य साथ मिलकर प्रयोग करते हैं। कि कुछ एक शक्तियां ऐसी होती हैं जिनमें लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य साथ मिलकर प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इसको विविध शक्तियां कहते हैं। राज्यसभा व लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि विविध शक्तियों में विविध शक्तियां, विविध शक्तियां यानी उसमें कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनको राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य साथ मिलकर करते हैं। जैसे नंबर 1, राज्यसभा लोकसभा के निश्चित सदस्य राज्यसभा व लोकसभा के निश्चित सदस्य राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। करते हैं।
कि विविध शक्तियों में बताया गया आपको कि विविध शक्तियों में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य साथ मिलकर कार्य करते हैं। जैसे आपको बताया गया है कि राज्यसभा और लोकसभा के निश्चित जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। दूसरी परिस्थिति है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य लोकसभा व राज्य सभा के सदस्य लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगाकर उन्हें उनके पद से हटाते हैं। कि दूसरा है इसमें दूसरी विशेष परिस्थिति है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगाकर उन्हें पद से हटाते हैं। किससे हटाते हैं? पद से हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये बताया गया था कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगाकर उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाकर उन्हें पद से हटा सकते हैं। उसके बाद में कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पहले राज्यसभा में पारित होकर उसके बाद में उसको लोकसभा में भेजा जाता है। ये नहीं कि सीधे लोकसभा में भेजते हैं कि पहले यदि उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उसमें सबसे पहले उसका जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा में पारित होगा और राज्यसभा जब उसको पारित करने के बाद में ही उसको लोकसभा में भेजा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद यदि राष्ट्रपति शासन यानी आपातकाल को 1 माह से अधिक समय के लिए रखना है तो उस प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा पारित होना, यानी जो प्रस्ताव है वो दोनों सदन यानी संसद के दोनों सदन कौन कौन से थे आपको बताए गए थे कि राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पारित होना जरूरी है। अब बात ये आ रही है कि यह आपातकाल कि अपने देश में जो राष्ट्रपति शासन है वो किन किन अनुच्छेदों के द्वारा लागू किया जाता है। तो आपातकाल राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय शासन 1 महीने से अधिक भी रखा जाता है, 6 महीने तक रखा जाता है, 12 महीने के लिए इसको लागू किया जा सकता है। लेकिन ये आपातकाल जो है यानी राष्ट्रपति शासन है वो जो लागू होता है वो अपने देश में 3 अनुच्छेद के तहत होता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के तहत लागू होता है। ध्यान रखना इस बात का कि नंबर 1
अनुच्छेद 352, नंबर 2 अनुच्छेद 356 और नंबर 3 अनुच्छेद 360। अब ये अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, 356, अनुच्छेद 360 इनके द्वारा अपने देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। क्या किया जाता है? राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और ये राष्ट्रपति शासन लागू क्यों होता है? क्योंकि जब अपने देश की शासन व्यवस्था विफल हो जाती है, यानी अपने कार्यों में सक्षम नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में देश में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अब ये अनुच्छेद 352 के तहत कब लागू होता है? अनुच्छेद 352 के तहत कब लागू होता है? जब अपने देश में कोई बाहरी आक्रमण हो, यानी अपने देश के ऊपर कोई बाहरी आक्रमण हो या युद्ध होने की संभावना हो, तो ऐसी सूचना देश के राष्ट्रपति को जब मिले, ऐसी सूचना देश के राष्ट्रपति को मिले, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रपति शासन यानी आपातकाल लागू करता है। क्या लागू करता है? आपातकाल लागू करता है। यानी उस समय फिर अपना पुलिस प्रशासन है और प्रधानमंत्री वगैरह सब बर्खास्त हो जाते हैं, सिर्फ राष्ट्रपति का ही कार्य होगा। तो ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 352 कौन सी स्थिति में अपने देश में यानी आपातकाल लागू होता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत यदि देश के ऊपर किसी दूसरे देश का आक्रमण हो या आक्रमण होने की संभावना हो या दूसरे देश के साथ अपने देश का युद्ध हो रहा हो या युद्ध होने की संभावना या अव्यवस्था फैल रही हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को ये सूचना दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू करता है। तीसरा है अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 356 यदि किसी राज्य की शासन व्यवस्था विफल हो रही है, ध्यान से सुनिए कि यदि किसी राज्य की शासन व्यवस्था विफल हो रही है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लागू किया जाए, उस राज्य में आपातकाल लागू किया जाए। और ये सूचना उस राज्य का राज्यपाल देगा, ये सूचना उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति तक पहुंचाएगा, तब राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लागू करेगा। और अनुच्छेद 360 वित्तीय स्थिति यानी वित्तीय संकट की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत अपने देश में आपातकाल लागू कर सकता है। ये आपातकाल 1 महीने से अधिक भी लागू, 1 महीने से 6 महीने भी हो सकता है। यदि 6 महीने से अधिक रखा होगा तो इसमें दोनों सदनों के बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति शासन लागू कौन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के तहत होता है। यानी अपन ने संसद के जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, वित्तीय शक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां ये बता दी। उसके बाद में विविध शक्तियां होती हैं कि विविध जो शक्तियां हैं वो अलग होती है। राज्यसभा के इसमें कुल विशेष राज्यसभा को इसमें कुल विशेष शक्तियां देखिए कि जो विशेष अधिकार होते हैं, विशेष शक्तियां होती हैं, उसमें राज्यसभा को कुछ है कि विशेष परिस्थिति के आधार पर शक्तियां दी गई है। जैसे वो शक्तियां कौन सी हैं कि अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 यानी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे और राज्य सूची के जितने भी विषय हैं, राज्य सूची के जितने भी विषय जैसे वर्तमान में कितने से बताए थे राज्य सूची में 61, तो उनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। किसका घोषित कर सकती है? राष्ट्रीय महत्व के विषय घोषित कर सकती है। ऐसी विशेष शक्ति किसको प्राप्त है? राज्यसभा को प्राप्त है। ऐसे विशेष अधिकार प्राप्त है राज्यसभा को कि उसमें अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है और राज्य सूची के जितने विषय होते हैं, राज्य सूची के जितने विषय होते हैं
उनको राष्ट्रीय महत्व की घोषित कर सकती है, और फिर उन पर राष्ट्र, जब वो सारे राज्य सूची के जो विषय हैं वो राष्ट्रीय महत्व के घोषित हो जाते हैं, उनके बाद में उन पर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार है, वो किसका रह जाएगा? केंद्र सरकार का। उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? फिर केंद्र सरकार का होगा। किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। उसके बाद में ऐसे ही अनुच्छेद 312 दूसरा अधिकार इसको मिला हुआ है कि अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से पारित कर नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का अधिकार है केंद्र सरकार को देती है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं निर्धारित की जाएं। ऐसा अधिकार राज्यसभा किसको देती है? केंद्र सरकार को देती है। ऐसी स्थिति में इनका निर्माण फिर कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। तो ये आपकी संसद पूरी हुई, जिसमें संसद का जो कार्य बताया गया था। संसद क्या है? संसद 3 अंगों से मिलकर बनी थी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसमें उसका पूरा अधिकार बताया गया था। इसमें लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, उसमें फिर संसद की कार्य क्या है, शक्तियां क्या है, तो ये कार्य शक्तियां आ गई हैं। तो एक विशेष अधिकार है, ये भी आ गया आपको। उसके बाद में अपने जो सरकार था वो 3 अंगों से मिलकर बनी थी। सरकार कितने अंगों से मिलकर बनी थी? 3 अंगों से मिलकर बनी थी। तो उसमें आपने पहला जो अंग था अपना व्यवस्थापिका, क्या था? व्यवस्थापिका, यह आपने पढ़ा है। और अब अपना सरकार का जो यानी सरकार ये 3 अंगों से मिलकर बनती थी। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और राष्ट्रपति। अपने व्यवस्थापिका पढ़ा है, पूरा पढ़ ले। व्यवस्थापिका को बता दिया गया, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। अब अपने सरकार का जो दूसरा अंग है, मुख्य अंग है, वो है कार्यपालिका। क्या है सरकार का दूसरा मुख्य अंग? कार्यपालिका है, जो अपना पार्ट 3 में लेंगे अपने इसको। कौन से पार्ट में लेंगे? पार्ट 3 में लेंगे। कार्यपालिका कि ये शासन का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है, कि अपने सरकार है उसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? कार्यपालिका है। कौन सा है? कार्यपालिका। हमारी संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री व भारत का महान्यायवादी शामिल होते हैं। कि हमारी जो ये कार्यपालिका है इसमें महत्वपूर्ण अंग है। इसमें अपने कौन कौन आते हैं? अपने देश का राष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, अन्य मंत्री आते हैं, और महान्यायवादी, भारत का जो महान्यायवादी है वो भी इसमें शामिल होता है। किसमें होता है शामिल? कार्यपालिका में शामिल होता है। तो ये टॉपिक आपको कल बताया जाएगा, जैसे मैं थोड़ा सा इसमें अभी बता रहा हूं, और ताकि आपको कल आते ही इसमें समझ में आ जाएगा कि कार्यपालिका है, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। ये देखते हैं अपन। तो इसमें पहला है भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, मंत्री, मंत्रिपरिषद, वह भारत का महान्यायवादी।
भारत का महान्यायवादी शामिल होता है। तो सरकार का पहला अंग पढ़ा था, उसके बाद में दूसरा अंग होगा कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? अपने देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व भारत का महान्यायवादी इसमें शामिल होता है। तो याद रखिए इन चीजों को कि इसमें कौन कौन सा शामिल होते हैं। अब ये कार्यपालिका है, आगे इसके बाद में अपन कार्यपालिका में यही शामिल होते हैं। अब इनका वर्णन करना होगा तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन राष्ट्रपति पढ़ेंगे। कार्यपालिका में सबसे पहला कौन आता है? देश का राष्ट्रपति। तो इस राष्ट्रपति का जो वर्णन है वो अपन पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा बताता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 52 में ये प्रावधान किया गया था कि देश में एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? देश में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति पद का निर्माण किया गया है। और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी, कि देश की सभी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो अपने संघ अपना क्या है कि अपना जो देश है वो कितने राज्यों का संघ है, उन सब की शक्तियों का जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास प्राप्त होंगी, राष्ट्रपति के पास प्राप्त होंगी। उसके लिए संवैधानिक अध्यक्ष होगा। यह अपने देश का जो संवैधानिक है वो अध्यक्ष माना गया है। क्या माना गया है? संवैधानिक अध्यक्ष होता है। ये वैसे कार्यपालिका दो प्रकार की होती है कि एक तो नामात्रिक कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। क्या होती है कि नामात्रिक कार्यपालिका, एक वास्तविक कार्यपालिका। नामात्रिक जो कार्यपालिका है उसमें तो अपना देश का राष्ट्रपति आएगा। कौन आएगा? अपने देश का राष्ट्रपति आएगा। और जो वास्तविक कार्यपालिका बताई गई, मैं बता रहा हूं मैं, उसमें आएगा अपने देश का प्रधानमंत्री। कौन आएगा वास्तविक कार्यपालिका में? देश का प्रधानमंत्री आएगा। क्योंकि देश की शासन व्यवस्था संभालने का कार्य किसका होता है? पूरा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो भी कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, वो सब राष्ट्रपति स्वीकृत करने के बाद में वो कानून बनते हैं। कौन स्वीकृत करता है उनको? राष्ट्रपति स्वीकृत है, उनके बाद में ही वो कानून बनते हैं। इसलिए राष्ट्रपति तो एक नाममात्र का होता है, इसको एक रबड़ की मोहर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? रबड़ की मोहर। वैसे अपने देश का जो प्रथम व्यक्ति है वो राष्ट्रपति होता है। जैसे अपनी जनगणना होती है और होती है, उसमें अपने देश का जो पहला व्यक्ति है वो राष्ट्रपति को ही माना गया है। किसको माना गया है? राष्ट्रपति को ही माना गया है। तो इसलिए सरकार का जो सरकार है वो तीन अंगों से मिलकर बनी थी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और राष्ट्रपति। इसमें व्यवस्थापिका आपने पढ़ लिए, कार्यपालिका में स्टार्ट करें। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व भारत का महान्यायवादी इसमें शामिल होता है। अब कार्यपालिका में सबसे पहले अपन लेंगे राष्ट्रपति। क्या लेंगे अपन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संविधान, भारत में संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत तो राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई थी। और अनुच्छेद 53 के तहत देश की यानी राज्यों का जो संघ है वो राष्ट्रपति यानी संघ की जो सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास होंगी। किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के पास होंगी। इस प्रकार से अपन कल का टॉपिक यही रखेंगे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में आ जाएंगे जिस प्रकार से अपन ने लोकसभा की सदस्य संख्या दी गई थी, उसी सदस्य की योग्यता वगैरह थी, कार्यकाल था, उसी प्रकार से सबसे पहले अपन की राष्ट्रपति पद की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 52 में। और संघ की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी वो अनुच्छेद 53 के तहत होंगी। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या होंगी? योग्यताएं। अब राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं होंगी, जैसे मैंने बाकी सब कहा था कि बाकी योग्यताएं सब सेम होंगी, खाली एक आयु की योग्यता अलग होती है। तो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता बता देता हूं मैं आज ही कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी दूसरी योग्यता है कि उसकी आयु कितने वर्ष पूरी होनी चाहिए? 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
और तीसरी योग्यता है कि वह लोकसभा निर्वाचित सदस्य होने की योग्यता रखता हो, कि लोकसभा का निर्वाचित सदस्य है उनकी होने की योग्यता रखता हो, और वह किसी लाभकारी पद पर न हो, किसी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया पागल घोषित न होना चाहिए। उसके बाद में निर्वाचन मंडल आ जाएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस किस प्रकार से किया जाएगा, वो अपन कल पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, जेएमपीएस चैनल में आपको जो ये बातें बताई जा रही हैं उनको आप अपने जो नोटबुक है उसमें अच्छे प्रकार से नोट कर लेना, और जैसे ही दोबारा स्कूल खुलेंगे उसमें अपन आपको बताते जाएंगे कि कैसे